हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंडस्लाइड, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, यानी कि ये हमारे रिसोर्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसको हम क्लियर करेंगे। ये एक इन स्मॉल विलेज तंजानिया, ये एक छोटी सी तंजानिया के अफ्रीका शहर की बात है जिसमें मंबा नाम की एक लड़की रहती है और वो सुबह रोज़ जल्दी उठती है पानी के लिए। सी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग, वो उसको बहुत लंबे रास्ते पर दूर तक जाना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है कुछ घंटों के बाद। फिर उसके बाद वो अपने मदर की हेल्प करती है घर में, और उसके बाद वो अपने ब्रदर की जो है वो गॉड्स केयर की देखभाल करती है। ऑल हर फैमिली, और उसकी पूरी फैमिली ऑन ए पीस ऑफ रॉकी लैंड, पूरी फैमिली के पास एक पथरीली ज़मीन है अराउंड देयर स्मॉलर रोड, जिसके चारों तरफ एक छोटा सा उनका घर बना हुआ है। मंबा फादर कैन बार्ले ग्रो, और मंबा के फादर जो है वो कुछ क्रॉप्स उगाते हैं जिसमें मेज एंड बीन्स है, ठीक है। और वो काफ़ी मेहनत करने के बाद उनको ये सब प्राप्त होता है। ये इतना इनफ नहीं होता है कि पूरे साल जो है उनकी फैमिली का जो गुजारा हो सके। पीटर लिव्ड, अब दूसरे बच्चे की बात है इसमें पीटर क्या कहता है। पीटर जो है वो हार्ट ऑफ शिप रियरिंग रीजन इन द न्यूजीलैंड, पीपल ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे जो है वो शिप को रियरिंग घास चराने के लिए ले जाता है। न्यूजीलैंड वेयर हैज़ फैमिली रन से वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, न्यूजीलैंड में क्या है उसकी फैमिली को जो है वो ऊन की फैक्ट्री का एक कारखाना चलाता है। हर दिन जब वह वापस आता है स्कूल से घर लौटता है तो पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए क्या है वो देखता है। देयर शिप, उनकी भेड़ जो है यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रासी प्लान विद द हिल्स इन द फार डिस्टेंस, और उनकी भेड़ों का बाड़ा जो है, बाड़ा होता है जहाँ पे भेड़ें रखी जाती है, कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक घास के मैदान पर बना हुआ है। यानी कि वो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे वो ग्रीन घास के मैदान होते हैं। इन द मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वेज यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ वो नई टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज करता है। पीटर फैमिली जो है उनके पास इतना वेजिटेबल्स यानी कि ग्रो हो जाता है जो उनकी फैमिली के लिए खेती करने के लिए पूरे साल के लिए वो काफ़ी इनफ रहता है। नेक्स्ट आता है मंबा और पीटर। अब हम इसमें कंपैरिजन करके देखते हैं कि मंबा और पीटर जो है वो दो डिफरेंट पार्ट्स में, वर्ल्ड के दो डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। एक रहता है क्या है अफ्रीका के तंजानिया शहर में, दूसरा रहता है न्यूजीलैंड में। फिर लीड दे डिफरेंटली, और उनकी जो है लाइफ वो है उनके व्यतीत करने में काफ़ी डिफरेंस है। दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज, ये डिफरेंस किसके कारण है, ये है इक्वालिटी ऑफ लैंड, ज़मीन की विभिन्नता के कारण, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस, एनिमल्स एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के तरीके में भी उनमें काफ़ी डिफरेंस है। दी अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्स इज द मेन रीज़न प्लेस डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। अब इन दोनों प्लेसेस में क्या है एक दूसरे से डिफरेंस होने का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पे कि रिसोर्स में जो है वो काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है, रिसोर्स में काफ़ी डिफरेंस है। अब आप जानते हो हम एक व्यू पॉइंट देखते हैं। देखो 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड की, देखो इसमें एक व्यू पॉइंट जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जनसंख्या है वो केवल 30% लैंड एरिया में रहती है, और बाकी जो 70% लैंड एरिया है वो तो यह बिल्कुल ही सेपरेट है, जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल क्या है दूर दूर रहती है, या फिर वो बिल्कुल क्या अनहैबिटेड यानी कि रहने के लायक ही नहीं है। यानी कि आप सोच कर देखिए कि हमारी 90% पॉपुलेशन केवल 30% एरिया में रहती है, इतना कम एरिया है, और जबकि 70% एरिया ऐसा है जहाँ पर जनसंख्या जो बहुत या तो दूर दूर रहती है या बिल्कुल वहाँ पर जो अनहैबिटेड यानी कि रहने के लिए कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे इसके अंदर लैंड। अब लैंड के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड क्या है हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्राकृतिक रिसोर्स कहलाता है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया अर्थ सरफेस। ये क्या है हमारी पृथ्वी के केवल क्या 30% एरिया पे जो हमारा लैंड एरिया है, एंड ऑल पार्ट ऑफ स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेशन, और इसके कुछ पार्ट ऐसा है और इस थोड़े से इस कुछ पार्ट में ऐसे जहाँ पर सभी लोग जो है वो नहीं रह पाते, कभी हर जगह भी जो हैबिटेशन अवेलेबल नहीं है। The uneven distribution of population in different parts of world is mainly due to varied characteristics of land and climate. ज़्यादातर क्या होता है पॉपुलेशन के डिफरेंस पार्ट, यानी कि पॉपुलेशन वर्ल्ड में पॉपुलेशन क्या है हर जगह पर एक जैसी नहीं है,
सब जगह क्या है, अलग है, वेरिएशन किसके कारण है, ये लैंड की करैक्टरिस्टिक्स के कारण और क्लाइमेट्स के कारण, यानी कि जहाँ पर क्लाइमेट और लैंड्स में डिफरेंस पाया जाता है तो पॉपुलेशन भी उनमें डिफरेंस पाया जाता है। अब मान लीजिए हॉट क्लाइमेट है तो वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन कम पाई जाती है, और मॉडरेट क्लाइमेट में क्या है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। और लैंड एरिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हिल एरिया में, ठीक है, या फिर आइलैंड एरिया में यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, कम मिलती है, जबकि प्लेन एरिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है। द रफ टोपोग्राफी स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लेइंग एरियाज सस्पेटेबल ऑफ वाटर टू वाटर, जहाँ पर लो लेइंग एरिया होता है, स्लोप्स होती है माउंटेन्स की, ठीक है, जहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी मिलता है, डेजर्ट एरिया है, थिक फॉरेस्टेड है, वहाँ पर नॉर्मली क्या है, पॉपुलेशन क्या है जो वो कम पाई जाती है, सेपरेटेड पाई जाती है, बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। अब स्लोप एरिया में क्या है, ढलान वाले एरिया में ना आपको तो हाउस बनाने के जो है वो अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम मिलती है। और डेजर्ट एरिया में क्या है, घर दूर दूर बनाए जाते हैं, हॉट रीजन होता है। इसके कंपैरिजन में क्या होता है, प्लेन एंड जो रिवर वैली होती है वो क्या होती है, सूटेबल होती है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देर आर डेंसी पॉपुलेशन एरिया इन द वर्ल्ड, यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है प्लेन और रिवर वैलीज में। लैंड यूज़ में क्या आता है, लैंड यूज़ देखिए, लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़, लैंड को हम काफ़ी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें मेन आता है हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्टली, वन उगाने के लिए, माइनिंग खुदाई करने के लिए, बिल्डिंग हाउसेज घर बनाने के लिए, रोड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। दिस इज़ द कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, इसको कॉमन तौर पर हम भूमि उपयोग भी बोल सकते हैं। आप इसका डिफरेंट जो है, मुंबा जो पीटर है वो अपनी फैमिली जहाँ पे रहती है वो अपने आसपास के एरिया के जो लैंड यूज़ के अकॉर्डिंग वो है वो लिस्ट बना सकते हैं। अब आता है द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज द टोपोग्राफी, सोयल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब लैंड यूज़ का क्या है, ज़्यादातर फिजिकल फैक्टर जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें टोपोग्राफी होगी, वहाँ की लैंड जो है कैसी है, स्लोप है, प्लेन एरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है लैंड को यूज़ किया जाता है। सोयल के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट, मिनरल्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, एंड अवेलेबल ऑफ वाटर, जहाँ पर जितना वाटर पानी उपलब्ध होगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लैंड भी यूज होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट आता है जैसे ह्यूमन फैक्टर जो है ना, सच एज जो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डेटरमाइंड ऑफ लैंड यूज पैटर्न। जो ह्यूमन फैक्टर होता है, मनुष्य जो होता है, जो पॉपुलेशन जनसंख्या, जो पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस माना जाता है लैंड यूज़ के पैटर्न में। अब लैंड यूज की उपलब्धता में क्या है, जो मानवीय कारक होते हैं जैसे जनसंख्या होगी, टेक्नोलॉजी होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आते हैं लैंड यूज़ में। फिर लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप। अब लैंड यूज़ को हम क्या है, हाँ, ओनरशिप के आधार पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइवेट लैंड, दूसरा आता है कम्युनिटी लैंड। अब हम इसमें प्राइवेट लैंड को समझते हैं। प्राइवेट लैंड क्या है, प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स वेयर एज, जब प्राइवेट लैंड होते हैं ना उस पर सिर्फ एक ही मालिक होता है, ठीक है। निजी भूमि स्वामित्व में होती है, यानी कि निजी भूमि जो प्राइवेट लैंड होती है उसमें क्या होती है, एक ही मालिक होता है। और कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी, और कम्युनिटी लैंड पे क्या, पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी उसका पूरा ओनरशिप होता है। जैसे कलेक्शन ऑफ फोल्डर्स, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसन, हर्ब्स, जहाँ पर ये सब एक साथ सोसाइटी के लिए जो है वो क्रॉप्स उगाई जाती है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, यानी कि सांझी संपत्ति हम बोल सकते हैं, सबका मिला जुला, ठीक है, यानी कि सभी मिले जुले इस लैंड्स के सभी मालिक होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोविंग बट द अवेलेबल ऑफ लैंड इज लिमिट। अब पीपल और उसकी डिमांड्स, जो लोग और जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उनकी डिमांड्स भी है जो वो बढ़ती जा रही है, बट लेकिन क्या हो रहा है, ज़मीन की जो पॉसिबिलिटी है, अवेलेबल है, वो तो बिल्कुल कम है। दी क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो लैंड की जो क्वालिटी है ना उनमें भी काफ़ी डिफरेंस है, हर जगह पे अलग अलग है। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कंट्रोल लैंड्स और बिल्ड अप द कमर्शियल। पीपल जो है, लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, लैंड का विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कमर्शियल एरिया में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं,
कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अर्बन एरिया में उसको चेंज कर रहे हैं, एक्सपेंड द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होता जा रहा है रूरल एरिया में, ठीक है। टुडे द वेस्ट चेंज इन द लैंड, आजकल ये जो लैंड जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रही है, यूज़ पैटर्न उसका पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो गया है, रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन द सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी का कल्चरल भी इसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारी सोसाइटी का कल्चर भी काफ़ी चेंज हो गया है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सॉइल इरोजन, ठीक है, जस्टिफिकेशंस आर द मेजर थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब इसमें क्या हो रहा है, आज भूमि के में जिससे समाज परिवर्तन आ गया, हमारी सोसाइटी में परिवर्तन आ गया, हमारे इन्वायरमेंट में भी जो है काफ़ी चेंजिंग आ गई है। लैंड डिग्रेडेशन होता है, ज़मीन कम होती जा रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजर थ्रेड, यानी कि ये सब जो है ना, ये सब एक्टिविटीज जो है ये सबसे मुख्य कारण है इन्वायरमेंट को चेंज करने में, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में भी जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, इसका भी मुख्य रोल होता है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसमें देखिए, इस पिक्चर में देखिए एग्रीकल्चर लैंड दिया गया, फर्स्ट पिक्चर में दिया गया है, फर्स्ट पिक्चर में एग्रीकल्चर जो की जा रही है खेती, दूसरे टाइम में इसमें एग्रीकल्चर लैंड एरिया है वो कम हो गया है, और इसमें देखो टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर यूज़ किया जा रहा है इसमें, ठीक है। थर्ड में देखो ट्रैक्टर के बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड है वो अर्बन एरिया में चेंज हो गया, अर्बन एरिया में चेंज के साथ साथ थोड़ा धीरे धीरे इनका स्ट्रक्चर, अर्बन एरिया का भी जो स्ट्रक्चर है वो देखो कितना टेक्नोलॉजी यूज़ करके कितनी जो है वो चेंजिंग आ गई है। इस प्रकार हमारा लैंड यूज़ जो है वो टाइम टू टाइम वो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि हमारा जो लैंड रिसोर्स है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे, हमें उसकी रक्षा करनी है, कैसे हम उसको बचा सकते हैं। तो इसमें क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लार्ज स्केल पर बढ़ती जा रही है, ठीक है। लीड ए लार्ज स्केल ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेस्ट, जिसके कारण क्या है जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है, एरेबल लैंड और अर्बन एरिया, एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लॉसिंग द नेचुरल रिसोर्स। इसके कारण क्या होता है, कृषि योग्य भूमि जो बड़े पैमाने पर वो है वो ख़त्म हो गई है। इससे हम जो नेचुरल रिसोर्स है, हमारे डर का जो हमारे मन में क्या है, फियर, डर हो गया है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर देंगे। इसलिए हमें क्या करना है, द प्रेजेंट रेट ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। तो हमें इस टाइम पे हमें जो हमारी डिग्रेडेशन होती है, यानी कि डिग्रेडेशन का मतलब है हमारी जो ज़मीन का विनाश हो रहा है, जो ख़त्म हो रही है, उसको हमें चेक करना होगा, ठीक है, कितनी किस रेट पर वो ख़त्म हो रही है। एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज एंड चेक ऑन द ओवर ग्रेजिंग, सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स। अब इसका मतलब ये है कि इसलिए हमें जो डिग्रेडेशन हो रही है इसके कारण हमें क्या करना चाहिए, हमें वन रोपण करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अब जो ज़मीन है उसको बचाना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए उसको, उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको कम करना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग जो कर रहे हैं उसको भी चेक करना चाहिए, कॉमन मेथड है उसको यूज़ करना चाहिए, उसको कंजर्व करने के लिए, रिसोर्स को बचाने के लिए। इसको हम कुछ सामान्य तरीके ये सब हम उसको यूज कर सकते हैं कंजर्व करने में। नेक्स्ट आता है हमारा सोइल। अब इसमें एक छोटा सा फैक्ट देख लेते हैं कि वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग क्या है हमारा, द ब्रेकिंग अप, द ब्रेकिंग ऑफ द डिके द एक्सपोज रॉक, जब पत्थर का रॉक्स का टूटना और उसका नीचे की ओर एक्सपोज होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वेदरिंग। और ये किसके कारण होता है, टेम्परेचर चेंज के कारण होता है, ठीक है, फ्रोस्ट एक्शन के कारण होता है, जंगल के कारण क्या, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटी, इनमें क्या है, वेदरिंग में इन सब का महत्वपूर्ण रोल होता है। टेम्परेचर चेंज होता है, हाई टेम्परेचर पे जो है वो रॉक्स है वो फैलती है, और जो लो टेम्परेचर होती है उसमें सिकुड़ जाती है। इस प्रकार क्या होती है, रॉक्स के वो क्रैक आ जाते हैं और उनमें वो टूट जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा सोइल। सोइल क्या है, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनिश सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। सोइल कहती है जो हमारी अर्थ के ऊपर पतली लेयर के रूप में छोटे छोटे जैसे दानेदार कणों के रूप में हमारी पृथ्वी पर जो फैली हुई उसको हम सोइल बोल सकते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोइल। ये क्या है, ये का इसका अर्थ के साथ काफ़ी जो है क्लोजली लिंक रहा है। लैंड फॉर्म जो है डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोइल। अब जो मृदा है उसके प्रकार को क्या है,
निर्धारित करते हैं। कुछ स्थल रूप है जैसे लैंडफॉर्म होते हैं जो सोइल को निर्धारित करते हैं। सोइल इज मेड ऑफ द ऑर्गेनिक, सोइल का जो किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर, भी किसी मैटर का रॉक का जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसमें मिनरल्स कौन से हैं, वेदर्स रॉक्स हुई है, फाउंड ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो वेदर्स होती है रॉक की किस प्रकार से हुई है, वो क्या है, सोइल के जो टाइप्स है उसको इफेक्ट करते हैं। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये सब किसके कारण होता है, वेदरिंग के कारण होता है। द राइट मिक्स ऑफ द मिनरल, इसमें मिनरल मिक्स होते हैं, ओरिजिनेटिक मैटर जो मिक्स होते हैं उससे क्या होती है, सोइल क्या होती है, फर्टिलाइज, सोइल क्या उपजाऊ बन जाती है, जिसमें मिनरल होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैविक, जिसको जैसे जैविक सूक्ष्म बोलते हैं, ठीक है, उसको उससे क्या होती है, सोइल फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है। अब इसमें हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, देखो लैंडस्लाइड आर द सिंपली, लैंडस्लाइड क्या एक सिंपल सी फॉर्म है जिसमें क्या है, मास मूवमेंट ऑफ रॉक। मास मूवमेंट का मतलब है पत्थर का टूटकर धीरे धीरे आगे बढ़ना, ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड करना, ठीक है। डिब्राइज ऑफ द अर्थ डाउन, अर्थ के ऊपर गिरना, स्लोप से नीचे की तरफ गिरना, वो क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड। अब जैसे मानसून के सीजन में आप देख सकते हो हिली एरियाज में, शिमला, मंसूरी, नैनीताल में, वहाँ पे रॉक्स है, बारिश काफ़ी हो रही है तो टेम्परेचर कभी हाई कभी लो, उसकी वजह से उसमें क्रैक आ जाता है, ठीक है, वेदरिंग, पत्थर टूट जाते हैं। और जब वो वेदरिंग होने के बाद जैसे ही वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की तरफ आते हैं तो उसको हम लैंडस्लाइड्स बोल सकते हैं। इसमें एक ये मेन पॉइंट आता है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल प्रोफाइल। देख लीजिए हम सॉइल प्रोफाइल किस प्रकार होती है। आप जानते हो कि इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर सॉइल। अब देखो सॉइल को बनने के लिए 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए करीब हजारों साल लग जाते हैं इसको बनने के लिए। और सॉइल का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, सबसे पहले नीचे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ में क्या हमारे नीचे वाले पैटर्न को बोल रहे थे पेरेंट रॉक, यानी कि पत्थर, स्ट्रॉन्ग पत्थर होते हैं। उसके बाद इसमें वेदर्ड रॉक मटेरियल्स, यानी कि वेदर्ड होती है, टूट जाती है, ठीक है, मौसमी के कारण मटेरियल होते हैं। थर्ड आता है सब सोइल, जिसमें विद सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब होती है, थोड़ी हार्ड रॉक होती है। उसके बाद होती है टॉप सोइल, जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन हम उगा सकते हैं, ये सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट टाइम आता है हमारा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अभी कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन यानी कि सॉइल को बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पैटर्न, रॉक्स एंड क्लाइमेट फैक्टर। सबसे महत्वपूर्ण इसमें फैक्टर कौन सा है, इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें जैसे रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, पैटर्न, रॉक का पैटर्न कैसा है और क्लाइमेट फैक्टर वहाँ का कैसा है, उसके कारण सबसे महत्वपूर्ण मेजर जो है वो इसका फैक्टर बनता है। अदर फैक्टर जो इसमें आते हैं, टोपोग्राफी आती है, रोल ऑफ ओरिजिन मटेरियल, यानी कि इसका मटेरियल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, टाइम भी आता है, कंपोजिशन इनका, यानी कि कंपोजिशन होने में कितना टाइम लगा, ये भी हमें क्या है सॉइल के फॉर्मेशन का महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। अब इसको हम डिफरेंट टाइप से भी हम देख सकते हैं, यानी कि ये हर जगह पर जो है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। अब इसमें सॉइल में देख लीजिए ये हमारे क्या है फैक्टर। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या फैक्टर आता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ द वेदरिंग एंड ह्यूमन फॉर्मेशन। इसके अंदर जैसे टेम्परेचर कहाँ पे हाई है, लो है, रेनफॉल कहीं ज़्यादा है, कम है, ये सब क्या है सॉइल को इफेक्ट करते हैं। दूसरा था टाइम डेटर माइंस थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। अब टाइम के अकॉर्डिंग भी जो है सॉइल को बनने में, उसको वेदरिंग होने में कितना टाइम लगा, टाइम भी एक महत्वपूर्ण इफेक्ट मानता है। फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमन फॉर्मेशन। इसमें फ्लोरा, फ्यूना ये सब भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप। अब जैसे जिस हिली एरिया का स्लोप जितना हाई होगा, ठीक है, उसके जो है वेदरिंग गैदरिंग सबसे ज़्यादा होगी तो वो भी ज़्यादा सॉइल को इफेक्ट करता है। पेरेंट्स रॉक यानी कि कलर्स के अकॉर्डिंग भी सॉइल को इफेक्ट करता है। कहाँ पे एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, केमिकल कितना है उसमें, फर्टिलाइजर कितना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी सॉइल को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मिक्सचर। अब इसमें देखिए, इसमें क्या, अभी एक ही एक्टिविटी देखिए, इसमें
देखो सॉइल है इंडिया में, सॉइल कितने पहले देखो, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है, डेस्टिक सॉइल, माउंटेन सॉइल। इसमें हम एक कलेक्ट करते हैं एक हाथ पे और उसको हम फिर ऑब्जर्व करके देखते हैं इसमें किस टाइप की सॉइल है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं सॉइल जो इरोजन और डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स। अब सॉइल इरोजन और डिप्लेशन जो होता है ना, वो क्या है, रिसोर्स का एक महत्वपूर्ण जो है खतरा बना हुआ है इसके लिए, ठीक है, मेजर थ्रेट बना हुआ है इरोजन और डिप्लेशन, यानी कि पृथ्वी का जैसे अपर्दन हो गया, उसका क्षीणता हो गई, खराब होना, ये सब क्या है, एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है किसका, मेजर थ्रेट, सॉइल के खराब होने में। बहुत ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर है, ये भी इसमें महत्वपूर्ण डिग्रेडेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फैक्टर जो सॉइल को डिग्रेड करते हैं उसमें कौन सा है, डिफोरेस्टेशन, जंगलों को काटना, ओवर ग्रेजिंग करना, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर करना, पेस्टिसाइड यूज़ करना, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, ये सब क्या है, सॉइल को डिग्रेडेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम मेथड, सॉइल को कंजर्वेशन करने के लिए, बचाने के लिए हम कुछ इसमें टेक्निक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है, दी बार ग्राउंड। अब कई बार हम क्या होते हैं, जो ज़मीन को है उसको हम क्या है कवर कर देते हैं स्ट्रा से, लकड़ियों से स्ट्रा करते हैं, जिससे हम सॉइल को, इससे हेल्प करती है हमें सॉइल का जो है वो मॉइस्चर ख़त्म ना हो। उसमें हम जैसे खाद वगैरह डाल देते हैं, स्ट्रा पत्तियाँ वगैरह डाल देते हैं, इससे क्या है उसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होता, उसको हम मल्चिंग बोलते हैं। कंटूर बेरिंग, कंटूर बेरिंग यानी कि कुछ हम स्टोन, पत्थर, ग्रास, सॉइल, दूसरी जैसे हार्ड सॉइल होती है उसको डालकर हम क्या होते हैं कंटूर बना देते हैं। कुछ लाइन ऐसी जो ऐसे, जैसे ये हमारा फील्ड है, इसमें हम कैसे ऐसे ऐसे कंटूर बना देते हैं, इससे क्या हम सॉइल इरोजन को होने से हम बचा सकते हैं और इसमें हम पानी को हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रॉक डैम, ये भी इसी टाइप का होता है कुछ, जैसे बड़े बड़े पत्थर को हम क्या है वाटर में डाल देते हैं, इससे क्या होता है जो गलीज होती है, फर्दर सॉइल होता है वो होने से बच जाता है। ये हमारा टेरिस फार्मिंग क्या होता है, टेरिस फार्मिंग ज़्यादातर हिली एरियाज़ में जो किया जाता है, स्लोप बनाकर, यानी कि पहाड़ों की ढलानों पर खेत बनाकर, फ्लैट एरिया लेकर उस पर जो है वो क्रॉप्स उगाई जाती है। इससे क्या होता है जो वाटर होता है वो एकदम फास्ट जो है वो रन नहीं करता और सॉइल इरोजन होने से बच जाता है, इसको हम टेरिस फार्मिंग बोलते हैं। फिर आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स, हम एक ही खेत में डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग तरह की क्रॉप उगाकर, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या है वो क्या है, हर जैसे टाइम में एक फसल काट ली, दूसरी बच गई, दूसरी को काट ली, फिर तीसरी ग्रो हो जाती है। इससे हम क्या होती है पूरी सॉइल को इरोजन होने से हम बचा सकते हैं और बारिश को जो है वो उससे बचाया जा सकता है। कंटूर प्लगिंग क्या होता है, कंटूर प्लगिंग वो होता है जो है हिली एरिया में कंटूर लाइनों पर जो है खेत को नेचुरल बैरियर्स, यानी कि जैसे ये हमारा क्या है हिली एरिया है, इसमें हम ऐसे कंटूर यानी कि इसके पैरेलल जो है इसमें कंटूर बनाकर इसके हम पानी को हम जो है सॉइल को इरोजन होने से हम बचा सकते हैं। शेल्टर बेड्स होते हैं जो कोस्टल एरिया और ड्राई रीजन में जो होती है खेत के चारों तरफ, जैसे इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे ये खेत है इसमें के चारों तरफ हम पेड़ों को लगाकर भी हमको सॉइल को इरोजन होने से हम बचा सकते हैं। ये ज़्यादातर कोस्टल एरिया और ड्राई रीजन में हम ये पॉसिबल हो पाते हैं। इस प्रकार से हम सॉइल को है क्या इरोजन को हम बचा सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं कि ये जो लेसन है काफ़ी लेंथी है, इसको हमें 3 पार्ट्स में जो है फिनिश करना होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।